स्वागत है आपका 10th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। नवीनतम सिलेबस के अनुसार मुद्रास्फीति को सिलेबस से हटा दिया गया है। अब जो दो टॉपिक रखे गए हैं वो है निर्धनता और बेरोजगारी। तो आज सबसे पहला अपना टॉपिक है बेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों में गरीबी अर्थात निर्धनता। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके सामने आज दो मुख्य चुनौतियां हैं, वो है गरीबी और बेरोजगारी। तो गरीबी की अवधारणा के बारे में हम चर्चा करेंगे, गरीबी पर व्यापक विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले बेटा अपन जानेंगे कि गरीबी का अर्थ क्या है, गरीबी किसे कहते हैं। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असफल रहता है। जीवन निर्वाह अर्थात भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो जब व्यक्ति इन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा प्राप्त करने में असफल रहता है तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति गरीब है, उसे गरीब कहा जाता है। गरीबी का अर्थ आर्थिक अपव्यय से लिया जाता है। अपव्यय यानी कमी, जिसके पास धन का अभाव है यानी कमी। अपव्यय का अर्थ भी है कमी। तो बेटा गरीब किसे कहेंगे? जिसके पास धन की कमी है उसे गरीब माना जाता है। तो गरीबी का अर्थ है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन स्तर की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे गरीबी कहा जाता है। हम देखते हैं कुछ लोगों के पास बहुत बड़े घर होते हैं, सुंदर घर बने हुए होते हैं, कारें होती है और आलीशान वैभव विलासी वो जीवन जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, विद्यालय आने में भी उनके बच्चे असफल रहते हैं। उन्हें अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम उम्र में ही काम पर लग जाना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि समाज के कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब होते हैं। समाज में सभी तरह के लोग पाए जाते हैं। गरीबों के पास खान पान का अभाव होता है। वे अपने जीवन के लिए आवश्यक भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। तो गरीबी के प्रकार, गरीबी को कितने भागों में बांटा गया है? गरीबी के प्रकार है निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। तो बेटा आप सोचोगे गरीबी के भी दो प्रकार होते हैं क्या? हाँ, गरीबी के दो प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं निरपेक्ष गरीबी कि क्या है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी में जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं को मानक के रूप में तय किया जाता है, जबकि सापेक्ष गरीबी में समाज या राष्ट्र में उपभोग व्यय के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन होता है दो वर्गों के बीच, दो राष्ट्रों के बीच, जबकि इसमें न्यूनतम आवश्यकताओं के उपयोग के आधार पर व्यापक अध्ययन किया जाता है। तो निरपेक्ष गरीबी किसे कहेंगे? निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। विकासशील राष्ट्रों में, अविकसित राष्ट्रों में गरीबी का जो अध्ययन किया जाता है निरपेक्ष गरीबी के आधार पर किया जाता है। अपने भारत जैसे देश में भी गरीबी का अध्ययन निरपेक्ष गरीबी के आधार पर किया जाता है, क्योंकि जो विकसित राष्ट्र है वहां पर गरीबी का अध्ययन सापेक्ष गरीबी के आधार पर किया जाता है। सापेक्ष गरीबी में समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच या विभिन्न राष्ट्रों के बीच आय या धन या उपभोग व्यय के आधार पर सापेक्षिक असमानताओं के आधार पर गरीबी का अध्ययन किया जाता है। ये विचार विकसित राष्ट्रों में गरीबी के अध्ययन के लिए काम में लिया जाता है। विकासशील और अविकसित राष्ट्रों में निरपेक्ष गरीबी के आधार पर। अब ये कि किसी भी राष्ट्र की न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताएं क्या हो सकती है, उनका मानक स्तर सभी राष्ट्रों में अलग अलग होता है। ये राष्ट्र के विकास पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी महंगाई पर निर्भर करता है, लोगों के जीवन स्तर पर निर्भर करता है। तो ये सभी कारक सभी राष्ट्रों में अलग अलग पाए जाते हैं। तो गरीबी के निर्धारण के जो निरपेक्ष के आकलन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक
अलग अलग देशों में अलग अलग पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि भारत में गरीबी के मापन का प्रथम प्रयास किसने किया। सबसे पहले भारत में गरीबी की अवधारणा का उपयोग किसने किया। ये बेटा बोर्ड में क्वेश्चन भी बन चुका है 1 नंबर का कि भारत में गरीबी का सर्वप्रथम मापन किसने किया, और इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। भारत में गरीबी के मापन का प्रथम प्रयास किया दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में। प्रश्न बन चुका है, गरीबी के मापन का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में किया। इसके पश्चात स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भी भारत में गरीबी के मापन के अनेक प्रयास किए गए। 1962 में योजना आयोग द्वारा एक अध्ययन दल का गठन किया गया। 1971 में वी.एम. दांडेकर तथा नीलकंठ रत्न ने भी गरीबी की कसौटी को परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है 1979 ईस्वी का वर्ष, जिसमें वाई के अलग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीब, 2400 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग नहीं कर पाने वाले व्यक्ति को गरीब माना गया, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग नहीं करने वाले को गरीब माना गया। उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी के मापन का प्रयास किया गया, अर्थात कोई व्यक्ति कितने दिन में कैलोरी का उपभोग करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग 2400 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग नहीं कर पाते, काम में नहीं ले पाते, उन्हें गरीब माना गया, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग नहीं करने वाले को गरीब माना गया। तो इस तरह गरीबी के मापन का प्रयास किया गया। इसके बाद में डी.टी. लकड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन ने भी गरीबी को मापने का प्रयास किया। इन्होंने गरीबी के अनुमान लगाए। डी.टी. लकड़ावाला फार्मूले में 2004-05 में गरीबी के अनुमान लगाए गए। सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन के द्वारा गरीबी के निर्धारण का आधार उपभोग व्यय माना गया। इन दोनों ने उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाया। इन्होंने गरीबी रेखा के मापन हेतु खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुओं के उपयोग के आधार पर अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। अब अपन बात करते हैं तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर के अनुमानों के आधार पर वर्ष 2011-12 में गरीबी का अनुमान लगाया, जिसमें ये बताया गया कि भारत में 21.92% लोग गरीब हैं, अर्थात 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और इसमें मापन का आधार माना गया। वर्ष 2011-12 में जो लोग शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये से कम उपयोग कर रहे हैं वो गरीब है, और ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये से जो कम उपयोग कर रहा है वह गरीब माना गया, सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार। इसके बाद में नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत किए सी रंगराजन कमेटी ने। वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में सी रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये से कम उपयोग करने वाला व्यक्ति गरीब माना गया, और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति माह से कम उपयोग करने वाला व्यक्ति गरीब माना गया, और इस आधार पर वर्ष 2011 में भारत में गरीबी प्रतिशत माना गया 29.5%। तो मेरा प्रश्न ये भी है कि गरीबी के नवीनतम आंकड़े किसने जारी किए? सी रंगराजन समिति ने, और सी रंगराजन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब माना गया, और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब माना गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक तैयार किया, जिसे 2010 के मानव विकास प्रतिवेदन में जारी किया गया, और इस निर्धनता सूचकांक के आकलन हेतु 3 आयामों और सूचकों का प्रयोग किया गया। भारत में जो विश्वसनीय संबंध है या जो डाटा है गरीबी से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित, इसके लिए जो संगठन कार्यरत है वह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। बेटा आपके 1 नंबर का प्रश्न बन गया है कि भारत में गरीबी से संबंधित आंकड़े जारी करने वाली संस्था का नाम बताइए। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा रिकॉल अवधि की। गरीबी के आकलन और अनुमान हेतु किए जाने वाले शंकु के संकलन में 2 प्रकार
की रिकॉल अवधि का उपयोग किया जाता है। तो जो पहली रिकॉल अवधि है वह है समान रिकॉल अवधि। समान रिकॉल अवधि में 30 दिन की अवधि की उपभोग व्यय के आधार पर आंकड़े जारी किए जाते हैं। और दूसरी है वह है निश्चित रिकॉल अवधि। इसमें खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुओं के उपयोग और व्यय के संकेतित करने के लिए अलग अलग अवधियां 30 दिन की और पूरे साल की अर्थात 365 दिन की अवधि के आधार पर आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो रिकॉल अवधि दो प्रकार की है, समान रिकॉल अवधि 30 दिन के उपभोग व्यय के आधार पर और निश्चित रिकॉल अवधि जिसमें 30 दिन और 365 दिन दोनों अवधियों का प्रयोग किया जाता है। गरीबी के कारण। थोड़ा हम गरीबी के कारणों की चर्चा करते हैं, तो उससे पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, रेगनार नक्शे। गरीबी के कारणों की चर्चा में रेगनार नक्शे का नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना का सिद्धांत दिया। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेगनार नक्शे ने गरीबी के कारण और परिणाम किसी का बताया है। तो रेगनार नक्शे ने गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना के सिद्धांत में गरीबी का कारण भी गरीबी और गरीबी का परिणाम भी गरीबी को ही बताया है। बोर्ड में बेटा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया? रेगनार नक्शे ने। तो हम गरीबी के कारणों की चर्चा में जो सबसे पहला कारण है वह है सामाजिक कारण। हमारे समाज में कुछ रूढ़ियाँ ऐसी है, कुछ परंपराएं ऐसी है, जन्म, मृत्यु और विवाह से संबंधित परंपराएं जो व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए कर्जदार बना देती है। हमारे यहाँ पर जन्म, मृत्यु और विवाह के समय भोज का आयोजन किया जाता है। व्यक्ति चाहे कितना ही गरीब है, उसकी परिस्थिति कैसी ही है, आर्थिक अभाव है, लेकिन उसे समाज की परंपराओं के कारण दिखावा करने के लिए उसे बड़े भोज का आयोजन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्ज या ऋण के जाल में फंस जाता है और वह हमेशा के लिए गरीब बना रहता है। उसका जीवन उस कर्ज को चुकाने में ही निकल जाता है। दूसरा, हमारे समाज में जो परंपरा बेटे के जन्म की चाह, हमारे समाज में पुत्र को आवश्यक माना जाता है। तो जो पुत्र जन्म की चाह है, इसमें क्या होता है कि किसी की 2 बालिकाएं हो चुकी फिर भी पुत्र की चाह के कारण तीसरी बच्ची का जन्म होता है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या बढ़ती और अधिक जनसंख्या भी गरीबी का कारण है। हमारा जो हिंदू समाज है अनेक जातियों में विभाजित है। समाज में एक बड़े पिछड़े हिस्से को लगातार हीन अवस्था में बनाए रखा गया है। तो इस वर्ग को लंबे समय तक गरीबी से बाहर आने का अवसर नहीं मिला और जो हमारे समाज की परंपराएं हैं वो भी गरीबी के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। गरीबी के कारणों की चर्चा में रेगनार नक्शे का नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना का सिद्धांत दिया। इन्होंने माना कि गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का परिणाम भी गरीबी है। दूसरा कारण है वह है आर्थिक कारण। भारत की अधिकांश जनसंख्या आर्थिक पिछड़ेपन की शिकार रही है। इस कारण शुरुआत से ही शिक्षा और स्वास्थ्य में व्यय नहीं किया जाता, निवेश नहीं किया जाता, जिससे मानव जो संसाधन है उसकी गुणवत्ता निम्न बनी रहती है और निम्न गुणवत्ता के कारण उसकी आय भी कम होती है, अधिक आय प्राप्त नहीं कर पाता और गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाता और वह गरीब बना रहता है। भारतीय अधिकांश जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है और स्वतंत्रता के पहले अधिकांश भारतीय कृषि पर निर्भर थे, आज भी कृषि पर ही निर्भर है। निवेश के कार्यों के कारण, निवेश की कमी के कारण कृषिगत उत्पादकता निम्न बनी रही है। कृषि में आधुनिकता का उपयोग नहीं किया जाता। आज भी जीविका निर्वाह कृषि का उपयोग किया जाता है। तो इन कारणों से लघु कृषकों और कृषि श्रमिकों को कम आय प्राप्त होती है और पिछड़ापन बना रहता है और व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। इसके बाद में जो अगला कारण है वह राजनीतिक कारण। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी भारत में गरीबी के कारणों में से एक मुख्य कारण है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। उससे पहले गरीबी पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, गरीबी को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया। गरीबी निवारण के लिए जो योजनाएं शुरू की जाती है
तो राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में उन योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता, जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो वाकई में गरीब हैं। क्योंकि हमारे प्रशासनिक तंत्र में अनेक रिसाव हैं, भ्रष्टाचार है, और उस वजह से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की नीति का अभाव है। तो वांछित व्यक्ति या जिसको आवश्यकता है उस व्यक्ति तक लाभ उसे नहीं मिल पाता। फिर इसके बाद में अन्य कारण, भारत में जनसंख्या वृद्धि के अन्य कारणों में है शिक्षा का निम्न स्तर। आज भी हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर निम्न है विकसित राष्ट्रों की तुलना में। उद्यमी प्रवृत्तियों का अभाव, उद्यमी प्रवृत्ति यानी खुद का कोई व्यवसाय या बिजनेस करने की इच्छा शक्ति का अभाव। उद्यम वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें रिस्क लेने की या जोखिम उठाने की संभावना होती है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैंने कुछ किया और अगर उसमें घाटा हो गया, तो ऐसी उद्यमी प्रवृत्ति का अभाव गरीबी का कारण है। रोजगार परक या व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, हमारी जो शिक्षा है किताबी शिक्षा है, इसमें रोजगार परक शिक्षा का अभाव है। बच्चे को स्नातक की डिग्री उसके पास है, स्नातकोत्तर की डिग्री पास है, लेकिन फिर भी उसको कोई मार्ग नहीं दिख रहा कि वह क्या करे। तो हमारी शिक्षा रोजगार परक नहीं है, तो ये भी गरीबी का एक मुख्य कारण। इसके अलावा कमजोर आधारभूत संरचना, पूंजी निर्माण का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं पर अनुपलब्धता, तो ये सब गरीबी के मुख्य कारण है। इसीलिए हमारे यहाँ पर आय का निम्न स्तर बना रहता है। गरीबी में व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, तो वह आर्थिक जोखिम उठाने की स्थिति में भी नहीं रहता, अपना व्यवसाय स्थापित नहीं कर पाता। इस कारण गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। महंगाई या मुद्रास्फीति, वह भी गरीबी बढ़ाती है। कीमतों में वृद्धि के कारण लोग अपने जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, क्रय नहीं कर पाते और गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो गरीबी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और अन्य कारण। अब अपन चर्चा करते हैं बेटा गरीबी को दूर करने के उपायों के बारे में। तो गरीबी निवारण के उपाय, जो सबसे पहला उपाय है वह है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। क्योंकि समाज में जितनी भी बुराइयां, उन सभी बुराइयों की जड़ अशिक्षा है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को अपने सामर्थ्य या उपलब्ध अवसरों का लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। गरीबी की समस्या के उन्मूलन हेतु सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति के सामने ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि वो क्या करे। शिक्षा उसे एक ऐसा मार्ग दिखाए जिससे वह रोजगार को प्राप्त कर सके, वह कुशल उद्यमी बन सके। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के द्वारा भी गरीबों की कुशलता को बढ़ाया जा सकता है, उनकी योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। मानव पूंजी के कारण ही जापान, अमेरिका जैसे देश आर्थिक शक्ति बन पाए। विश्व में पहले नंबर की आर्थिक शक्ति है अमेरिका, जापान तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति है। तो इसका कारण है वहाँ मानव पूंजी यानी मानव संसाधन सक्षम है, उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया जाता है। तो सरकार के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए गरीब वर्गों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, शिक्षा का जो स्तर है वो रोजगार परक बनाया जाए। दूसरा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। अगर हमें गरीबी की समस्या को समाप्त करना है तो हमें रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी दोनों में गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अगर रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तो गरीबी को कम किया जा सकता है, लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो गरीबी कम होगी। जिन व्यक्तियों के पास कौशल या योग्यता है इस हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, संसाधन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, बैंकों के द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों के पास रोजगार होंगे तो गरीबी नहीं होगी। फिर इसके बाद में जो अगला निवारण का उपाय है वह है सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता। हमारे समाज की कुछ कुप्रथाएं हैं, उन्हें नियंत्रित करके भी हम गरीबी को कम कर सकते हैं, जैसे शादी, मृत्यु, इनके समय पर जो इतना कोई उत्पादकता नहीं होती, पैसे वेस्ट किए जाते हैं, तो उस खर्च पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो खर्च किया जाता है व्यक्ति को ऋण जाल में फंसा देता है और वह कभी भी उस चंगुल से मुक्ति नहीं हो पाता। तो भारतीय व्यक्ति गरीबी को अपना भाग्य मान लेता है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, और वह ऐसी स्थिति में फिर क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, अकर्मण्य हो जाएगा।
तो हमारे समाज की जो कुप्रथाएं हैं इनका निवारण किया जाना चाहिए। और इसके अलावा व्यक्ति के अंदर ये जो नकारात्मक भावना है ये नहीं आनी चाहिए कि वह गरीब अपनी किस्मत के कारण है, बल्कि व्यक्ति को मेहनत करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर इसके बाद में जनसंख्या पर नियंत्रण। अधिक जनसंख्या वृद्धि भी गरीबी का मुख्य कारण है। जिन देशों की जनसंख्या अधिक है वहाँ पर गरीबी अधिक पाई जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर, शिक्षा पर वे नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में जन्म दर को नियंत्रित करके भी गरीबी को कम किया जा सकता है। जो जनसंख्या वृद्धि है इसके कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी तो लोगों के पास संसाधनों की कमी आएगी और गरीबी बनी रहेगी। तो बच्चों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए परिवार में। जिस तरह चीन जैसे देशों में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, वैसे ही भारत में भी जनसंख्या वृद्धि को सुनियोजित तरीके से कम किया जाना चाहिए, ताकि गरीबी को कम किया जा सके, गरीबी को नियंत्रित किया जा सके। फिर इसके बाद में है लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों का न पहुंचना। लक्षित व्यक्ति यानी गरीब व्यक्ति जिसके पास लाभ पहुंचने चाहिए। गरीबी निवारण हेतु बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इन कार्यक्रमों में रिसाव है, भ्रष्टाचार है, वांछित व्यक्तियों तक लाभ नहीं पहुंच पाते। गरीबों हेतु आवंटित संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा गैर गरीबों को प्राप्त हो जाता है। यदि सरकार गरीबी निवारण हेतु गंभीर है तो इसे सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे। गरीबी निवारण हेतु बहुत सारे उपाय किए गए। 1970 के दशक में सबसे पहली बार गरीबी हटाओ नारा दिया गया। गरीबी निवारण हेतु प्रयास किए गए। सरकार को विश्वास था कि आर्थिक प्रगति के साथ साथ समाज में जो गरीबी है दूर होती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में स्वीकार किया गया कि भारत में विकास दर बहुत धीमी है और इसके लाभ भी अपेक्षित मात्रा में गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहे। 1970 में गरीबी निवारण हेतु 9 बहुआयामी नीति अपनाएगी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया गया। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जिन्हें कहा जाता है, जीवन व्यापन करने वाले परिवारों की पहचान करके उन्हें जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं कम कीमत पर या मुफ्त में उपलब्ध कराने की नीति भी अपनाई गई। सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनमें भी गरीबी निवारण का प्रयास किया गया। इसके अलावा मनरेगा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, इनके द्वारा भी गरीबी निवारण का प्रयास किया गया। उम्मीद है बेटा आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। थैंक यू।